Good morning, students. So, in today's lecture, we'll be discussing the techniques of the black box testing, which are the boundary level test, boundary level technique, and second one is the equivalence partition. So, we have already discussed the theoretical part of equivalence partitioning and the boundary testing analysis. But in this lecture, we'll be understand both these technique by using an example. Fine. So that you can able to understand properly what do you mean by these techniques. So I've already discussed what is the boundary testing. Fine. So these are the boundary testing is a process of testing between extreme ends or boundaries between the partition of the input values. Fine. तो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि बाउंड्री टेस्टिंग क्या होती है. बाउंड्री टेस्टिंग के अंदर एक्सट्रीम एंड बाउंड्रीज होती हैं. ठीक है. सो दीज एक्सट्रीम एंड्स लाइक द एंड स्टार्ट, lower, upper, maximum, minimum, just inside, just outside values are called boundary values and the testing is called the boundary testing. ठीक है. अब ये क्या होती है, बेसिक आइडिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे आप ये ग्राफ देख रहे हैं कि लाइन देख रहे हैं. इसके अंदर एक तो मिनिमम है, एक जस्ट अबव द मिनिमम है विच इज मिनिमम प्लस, एक नॉर्मल वैल्यू है विच इज नोन एज एक्स नॉर्मल, उसके बाद सॉरी नॉमिनल वैल्यू है, फिर उसके बाद है जस्ट बिलो द मैक्सिमम जो होगा एक्स माइनस, और फिर है मैक्सिमम. तो बेसिकली इसके अंदर पांच तरीके के टेस्टिंग वैल्यूज होती हैं. एक होता है मिनिमम, एक होता है जस्ट अबव द मिनिमम, एक होता है नॉमिनल, एक होता है जस्ट बिलो द मैक्सिमम और एक होता है मैक्सिमम. तो ये क्या चीजें होती हैं, वी विल बी डिस्कसिंग इट बाय यूजिंग एन एग्जांपल. बट बिफोर दैट वी विल अगेन रिफ्रेश द इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग आल्सो. So equivalence partitioning or the equivalence class partitioning is a type of black box testing technique which can be applied to all levels of software testing units, integration, system, etc. In this technique, input data units are divided into equivalent partitioning. तो basically क्या होता है इसमें, input data जो units होती हैं उनको equivalent partitioning में हम divide कर देते हैं. ठीक है. ये हर लेवल पर टेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग. यूनिट टेस्टिंग के लेवल पे भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे भी कर सकते हैं और सिस्टम लेवल टेस्टिंग पे भी कर सकते हैं. ये क्या चीजें होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पढ़ेंगे. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ये जो टाइप्स ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होते हैं इसके अंदर हम लोग इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे. Divided into equivalent partitioning that can be used to derive the test cases, which reduces time required for testing because the small number of the test cases. ठीक है. It divides the input data of the software into different equivalence data classes. तो जो इनपुट डेटा होगा सॉफ्टवेयर का उसको डिफरेंट इक्विवेलेंट डेटा क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देंगे. यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक वेयर देयर इज अ रेंज ऑफ इनपुट फील्ड. तो अगर मान लीजिए इनपुट के अंदर एक रेंज दी हुई है उसके अंदर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. अब ये क्या चीजें हैं, अभी थोड़ा बिट कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट जैसे ही हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे यू विल एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. सो नाउ लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल. ठीक है. यहाँ पे मैंने एक पिज्जा का एग्जाम्पल लिया है. एक मैं पिज्जा मंगाना है मेरे को, एक ऑर्डर ऑफ बिहेवियर है कि हम पिज्जा मंगाते हैं. तो बेसिकली क्या है कि जब मैं कोई पिज्जा की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा तो सबसे पहले चीज मेरे दिमाग में ये आनी चाहिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिज्जाज हाउ मच आई हैव टू पिज्जाज आई हैव टू ऑर्डर. तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो कॉमन सेंस की बात निकल के आती है कि एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यू कैन ऑर्डर एज मैक्सिमम एज 10 पिज्जाज. ठीक है. उसके बाद मान लीजिए कोई कस्टमर मान लीजिए आपको 100 पिज्जा या 1000 पिज्जा ऑर्डर करता है ऑनलाइन, तो दैट इज अ बोगस क्लाइंट. ठीक है. तो जो भी वो इनपुट वैल्यूज दे रहा है वो बोगस होंगी, क्योंकि 1000 पिज्जा या 2000 पिज्जा कोई नहीं मंगाएगा, 100 पिज्जा भी कोई नहीं मंगाएगा. तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं 1 to 10 ले रहा हूं तो बेसिकली 1 जो होगा वो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी और 10 मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी. ठीक है. सो अ सक्सेस मैसेज इज शोन while value 11 to 99 are considered invalid values for the order and error message will be appear only 10 pizzas can be ordered. तो जब भी मान लीजिए कोई क्लाइंट या मेरा जो कस्टमर होगा जो मेरा ऑनलाइन पिज्जा को एक्सेस कर रहा होगा, तो अगर मान लीजिए वो 99 या 11 या 10 से ज्यादा वैल्यूज के पिज्जाज को ऑर्डर करेगा तो उसको एक मैसेज पॉपअप होगा कि ओनली 10 पिज्जाज कैन बी ऑर्डर्ड. तो इस तरीके से हम टेस्टिंग को कर सकते हैं. तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये जो टेक्निक्स है वो अप्लाई होंगी इसके अंदर. तो मेरी जो टेस्ट कंडीशन बनती है इसके अंदर वो क्या बनती है, एनी नंबर ग्रेटर देन 10
entered in the order pizza field, let's say 11, is considered to be invalid. तो एक ये एक तरह का एक लिंक होगा, जैसे आप सब जानते ही हैं, एंटर द नंबर ऑफ पिज्जाज एक क्या कहते हैं HTML का एक कोड होगा, ठीक है, और एक उसके अंदर हम अपने कितने भी नंबर ऑफ पिज्जाज को एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद ऑर्डर करने के लिए हम एक बटन होगा उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। तो कोई भी वैल्यू 10 से ज्यादा अगर एंटर होती है तो मेरे को उसको कैसे कंसीडर करना है, एज अ इनवैलिड उसको कंसीडर करना है। एनी नंबर लेस देन 1 दैट इज 0 और बिलो, देन इट इज कंसीडर टू बी इनवैलिड। बट ऑब्वियस है, अगर मान लीजिए कस्टमर 0 लिख देता है या नेगेटिव में वैल्यू लिख देता है, मतलब -5 लिख देता है, तो -5 पिज्जा कोई नहीं होता, 0 पिज्जा नाम का भी कोई पिज्जा नहीं होता है, ठीक है। तो उसको मैंने एक रेंज दे दी है 1 से 10 के बीच में। तो नंबर 1 to 10 आर कंसिडर टू बी द वैलिड नंबर, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 करता है, 6 करता है, 8 करता है, तो इस तरीके से वो, तो ये जो 1 से 10 के बीच की जो वैल्यूज हैं उसको वो वैलिड वैल्यूज मानेगा और उस नंबर को वैलिड नंबर मानेगा। एनी 3 डिजिट नंबर से 100 इज इनवैलिड, तो कोई भी 3 डिजिट नंबर होगा वो इनवैलिड होगा। बट ऑब्वियस है, और ये भी चेक करना पड़ेगा मेरे को कि 10 से ज्यादा कोई वैल्यू एंटर ना करे। सो इस तरीके से मेरी इनवैलिड पार्टीशनिंग और इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग मेरी बनेगी। We cannot test all the positive values because if done, the number of test cases will be more than 100. To address this problem, we use equivalent partitioning hypothesis, where we divide the possible value of tickets into groups or set as shown below, where the system behavior can be considered as the same. तो इसके अंदर हम इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग की हाइपोथेसिस लगाएंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया इसके अंदर 4 पार्टीशनिंग होंगे। एक तो होगा 1 से 10 जो कि मेरा वैलिड होगा, ये जो है। उसके बाद 11 से 19 मेरा इनवैलिड होगा, और यहाँ पे 100 मेरा एक और पार्टीशन होगा, वो भी इनवैलिड होगा, और ये मेरा एक और पार्टीशन होगा 0, वो भी इनवैलिड होगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये मेरा नॉमिनल है, ये मेरा मिनिमम है, ये मिनिमम प्लस है, ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम माइनस है, और ये मैक्सिमम है। तो ये जो मेरा वैलिड है, जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ये मेरा वैलिड पार्टीशन है। तो जब कोई भी कस्टमर मेरा इस रेंज में पिज्जाज को ऑर्डर करेगा तो वो वैलिड पिज्जा कहलाएगा, वो वैलिड एंट्री कहलाएगी, वो वैलिड ऑर्डर कहलाएगा। और फिर उसके बाद जब ऑनलाइन पेमेंट होता है, वो ऑल ट्रांजेक्शन होते हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। अभी सिर्फ मेरे को ये देखना है कि जो मेरा कस्टमर पिज्जा एंटर कर रहा है वो वैलिड वैल्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर मैं उसके अंदर 11 डालता हूँ या 1 से 10 के बीच के बाद कोई भी वैल्यू डालता हूँ, तो मेरे को ये शो करेगा कि इट इज अ इनवैलिड वैल्यू, प्लीज ऑर्डर द पिज्जा, द नंबर ऑफ मैक्सिमम पिज्जा यू कैन ऑर्डर इज 10। तो इस तरह का कोई मैसेज पॉपअप होना चाहिए। The divide set are called equivalent partition or equivalent classes. Then we pick only one value from each partition for testing. The hypothesis behind this testing is that if one condition value in a partition passes, all the other will also pass. Likewise, if one condition in partition fails, all the conditions in the partition will fail. तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये पार्टीशन 1 है, ये मेरा हो गया मिनिमम, ये माइनस मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टीशन 1 है -1 से लेके 5 के बीच में, और 5 से लेके 88 बीच में मैंने पार्टीशन 2 बनाया, 88 से लेके 121 के बीच में मैंने तीसरा पार्टीशन बनाया, और उसके बाद जो उससे ग्रेटर है वो मेरा पार्टीशन 4 है। तो बेसिकली क्या है, मैंने टेस्ट केसेस में ये बना लिया कि 5 से 10 के बीच में जो वैल्यू होगी वो मेरी वैलिड वैल्यू होगी। तो इसमें करना है अपने को, क्या करना है, वो ये है कि वन कंडीशन और वैल्यू इन द पार्टीशन पासेस, ऑल अदर वैल्यू ऑल्सो पास। अगर मेरी एक वैल्यू पास होगी तो मेरी सारी वैल्यू पास हो जाएंगी, और अगर मेरी एक भी कंडीशन मेरी पार्टीशन की फेल होती है तो सारे के सारे जो पार्टीशन है वो मेरे फेल हो जाएंगे। सो दैट इज द हाइपोथेसिस बिहाइंड द इक्विवेलेंट एंड बाउंड्री वैल्यूज। So in the earlier example, instead of checking one value for each partition, you will check the value partition like 0, 1, 10, 11 and so on. As you may also observe, you test values
at both valid and invalid boundaries. So boundary check analysis is also called the range checking. ठीक है, तो मैंने ये एक बाउंड्री बना दी, ये 0 से लेके माइनस वाली जो वैल्यूज हैं, तो उसके बाद 1 से लेके 10 तक. इन द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यू विल चेक द बाउंड्री वैल्यू 0, 1, 10, 19, 11. ठीक है, फिर उसके बाद ये भी मेरा इनवैलिड पार्टीशनिंग हो गई फ्रॉम 11 to 99. दिस इज माई पार्टीशन 3. और उसके बाद एक पार्टीशन ग्रेटर देन 100 हो गया, वो पार्टीशन 4 बना दिया. बट ऑब्वियस है कि ये जो मेरा पार्ट है और ये जो मेरा पार्ट है ये इनवैलिड ही रहने वाला है. सिर्फ मेरा जो ये पार्ट होगा यही वैलिड होगा, क्योंकि इसके अलावा अगर मैं कोई भी वैल्यू इनपुट कराता हूँ तो मेरे को सिर्फ यही मैसेज आएगा कि यू हैव टू ऑर्डर, यू कैन ऑर्डर मैक्सिमम 10 पिज़्ज़ास. Equivalence partitioning and boundary value analysis BVA are closely related and can be used together at all level of testing. हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे हमने बाउंड्री बना दी है और इससे पहले हम लोगों ने देखा था उसके अंदर हमने इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग करी है, तो बोथ दीज टेक्निक्स आर वन ऑफ द सेम थिंग. इन दोनों को हम साथ भी क्लोजली भी रिलेट कर सकते हैं इन ऑल लेवल ऑफ टेस्टिंग ऑल्सो. So by this I end up this lecture. So I hope you understand the equivalent and boundary testing techniques of the black box testing. In the next lecture we will be discussing the white box testing और उसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से white box testing की जाती है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. So by this I end up this lecture. Thank you.